नमस्कार दोस्तों लास्ट अपन ने क्लासेस देखी है जिसमें अपन एनसीईआरटी कक्षा 12 भारत और लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन आज उसी बुक में सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अपन रहते कहाँ पर है। रहते कहाँ पर है मतलब आपका आंसर आएगा कि घर पे रहते हैं, घरों में रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जो घरों में अपन रहते हैं उनका पैटर्न एक नहीं होता। कहीं पर अत्यधिक मात्रा में अपने को घर पास पास में दिखाई देते हैं, कहीं पर अपने को घर दूर दूर दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं पर तो अपने को दिखाई देता है कि घर एक यहाँ पर है, एक उससे काफ़ी दूर है। तो एक एक घर भी अलग अलग जगह दिखाई देते हैं। तो ये सब आपके माइंड में आंसर आए होंगे। तो अपन आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जो मानव है वो कहाँ पर रहता है। तो आज का जो चैप्टर है अपना अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव बस्तियां। ठीक है, तो क्या नाम है? बस्तियां। मानव बस्तियों में जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में मानव बस्ती क्या होता है, मानव बस्ती क्या होता है। तो मानव बस्ती क्या होता है? किसी भी आकार और प्रकार में बनाए गए जो मकान होते हैं, घर होते हैं, जहां पर मानव निवास करता है उसी को क्या कहते हैं अपन? मानव बस्ती कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल, किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल क्या कहलाता है? मानव बस्ती कहलाता है। किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल क्या कहलाता है? मानव बस्ती कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मानव बस्ती यही कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे आप देखते हो, एक तो एकांकी बस्तियां होती है, जैसे मतलब घर दूर दूर होते हैं, और जब अपन गांव की बात करते हैं तो गांव में घर पास पास होते हैं, और उससे आगे जब आते हैं अपन शहरों में आते हैं तो आपने देखा होगा कि जो घर है पास पास में भी होते हैं और काफ़ी विस्तृत भाग पर फैले हुए होते हैं। तो जब अपन ये चीज़ें देखते हैं तो जो मानव बस्ती का प्रकार है और आकार है, ये ये जो यहाँ पर बस्तियां पाई जाती है वो पल्ली से लेकर महानगर या मेट्रोपॉलिटन्स जो शहर होते हैं वहां तक पाई जाती है। पल्ली का मतलब क्या होता है? ये जो बस्तियां पाई जाती है मानव बस्तियां, पल्ली से महानगर तक। पल्ली का मतलब होता है जो एकांकी घर होते हैं, एक तो यहाँ पर बना हुआ है, एक दूर बना हुआ है। तो ये एक एक घर दूर दूर बने होते हैं, तो उनको अपन एकांकी या पल्ली जो बस्ती है कहते हैं। इसके अलावा महानगर, महानगर के अंदर आप देखते हो कि बड़े बड़े जो शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये सारे जो नगर है जिसमें मुंबई भी अपन शामिल करते हैं, तो ये सारे के सारे महानगर है जहाँ पर विस्तृत जो मात्रा में घर पास पास में बने हुए हैं, इसी को अपन महानगर कहते हैं। तो अपन जो बस्तियों के प्रकार पढ़ेंगे तो पल्ली से लेकर महानगर तक जो बस्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये बस्तियों का आकार होता है पल्ली से लेकर महानगर तक, इसमें ये भी देखा जाता है कि जो पल्ली होती है और या महानगर होता है, उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे अपन देखते हैं पल्ली से लेकर महानगर की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे
कि वहाँ पर उनके आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं या जो सामाजिक संरचना होती है उनमें भी आपको पर्याप्त अंतर देखने को मिलेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इनके जब मानव बस्तियां इनके आकार और प्रकार की वजह से इनके आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और जो सामाजिक है, अगर अपन कह सकते हैं कि जो संरचना हो सकती है या अभिलक्षण हो सकते हैं, उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आप ये चीज समझ सकते हो, जहां पर भी आप रहते हो अपने आसपास में किस प्रकार की बस्ती है उसको आप देखो और ऑब्जर्व करो, और वहां पर ये चीजें देखो कि वहां पर आर्थिक क्रियाकलाप कौन से होते हैं, इसके अलावा वहां पर सामाजिक जो संरचना है वो किस प्रकार की है। अगर आप ग्रामीण परिवेश में रहते हो या ग्रामीण या गांव के क्षेत्र में रहते हो, तो वहां पर जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो तो प्राथमिक होगा। प्राथमिक के अंदर कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, या अन्य जो अपन कह सकते हैं कि जो प्राथमिक गतिविधियां होती है जिनको अपन ने पढ़ा था कि जिसके अंदर खनन भी आ जाता है, जिसके अंदर मछली पालन भी आ जाता है, लकड़ी काटना भी आ जाता है। ये सारी चीजें अपन आर्थिक गतिविधियां गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं वहां पर इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं। इसके अलावा वहां का जो सामाजिक संरचना होती है, सामाजिक संरचना की जब बात करते हैं तो गांव में जो संबंध है वो घनिष्ठ होते हैं, ठीक है, और घनिष्ठ संबंध होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे महानगरों की या शहरों की या नगरीय क्षेत्रों की, तो नगरीय क्षेत्रों में जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की होती है। आप देखोगे कि वहां पर आर्थिक क्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। एक तो उद्योग धंधे वगैरह होंगे, तो उसकी वजह से आपको द्वितीय क्रियाएं और इसके अलावा तृतीय क्रियाएं सेवा क्षेत्र में इनके अंदर लोग ज्यादा संलग्न होंगे। इसके अलावा सामाजिक जो संरचना होगी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो संबंध होते हैं वो इतने घनिष्ठ नहीं होते, वो एक औपचारिकता मात्र होते हैं। मतलब एक औपचारिकता मात्र ही उनके बीच होती है, उनको कोई मतलब नहीं होता कि पास पड़ोस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सब चीजें अपने को देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें इसके अलावा इनकी पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी में भी अंतर देखने को मिलता है। पारिस्थितिकी उनके जो परिवेश है, उनका जो आसपास का वातावरण है, उनमें दोनों जगह ही परिवर्तन या आपको जो अंतर है देखने को मिलता है। तो ये मुख्य चीजें हैं जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में आप देख सकते हैं कि मानव बस्ती किसे कहेंगे। किसी भी प्रकार और आकार के जो घर होते हैं उनका संकुल होता है, उसी को क्या कहते हैं अपन मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती शुरू में अपन कह सकते हैं कि छोटी से लेकर बड़ी की तरफ जाएंगे तो पल्ली से लेकर महानगर की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसके अलावा बस्तियों में उनके आकार के आधार पर उनके आर्थिक और सामाजिक जो संरचना होती है उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि एक तो सबसे पहले होता है गांव। गांव किसे कहते हैं, तो आपके माइंड में क्या संरचना आती है, गांव को लेकर किस प्रकार की संरचना आती है। तो गांव को लेकर आपको ये ध्यान रखना है कि गांव एक विरल रूप से बसा हुआ क्षेत्र होता है, विरल रूप से बसा होता है। इसके अलावा उसके अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्राथमिक होती है, जैसा कि अपन ने अभी बात की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गतिविधियां होती है, आर्थिक गतिविधियां, वो किस प्रकार की होती है, प्राथमिक होती है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि छोटी छोटी बस्तियों में बसे होते हैं कि आसपास में भी गांव एक जगह भी हो सकता है और थोड़े थोड़े उससे बाहर भी घर बने हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको अपन गांव कहते हैं। इसके अलावा दूसरी नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां क्या होती है, तो बड़े जो अधिवास होते हैं, बड़े अधिवास होते हैं जिनमें द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप होते हैं, उनको अपन जो नगरीय बस्तियां कहते हैं, ठीक है। और वो जो नगर होते हैं उनमें जनसंख्या भी उसी प्रकार होती है, विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि गांव और शहर क्या होता है। तो आपको ये चीजें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इसके बाद चीजें अपने को
देखनी है कि अब अपन जो पढ़ेंगे ना उसके अंदर आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे कि जो ग्रामीण है और नगरीय है उन बस्तियों में उनमें क्या अंतर है। पहले तो अपन एक परिभाषा देख लेते हैं गांव किसे कहते हैं। गांव किसे कहते हैं, तो गांव में विरल रूप, विरल रूप में जो अवस्थित छोटी बस्तियों या बस्तियां जिनमें प्राथमिक क्रियाकलाप विशिष्ट ग्रंथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसके अंदर विशिष्टता होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसके अंदर विशिष्टता होती है। और इसके अलावा नगर किसे कहते हैं, तो नगरीय बस्तियां उनको कहते हैं जहां पर बड़े अधिवास जहां द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, ये क्रियाकलाप भी कर सकते हैं कोई क्रियाकलाप में विशिष्टता होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गांव किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं। तो विरल रूप से जो अधिवास बसे होते हैं उसमें विरल रूप से अवस्थिति होती है और छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बसे होते हैं उनको, और वो प्राथमिक क्रियाकलाप के लिए जाने जाते हैं। उनकी विशिष्टता होती है कि प्राथमिक क्रियाकलाप किया जाता है, विशिष्टीकृत होते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। नगर किसे कहते हैं, बड़े अधिवास जहां द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में विशिष्टता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जनरली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है और शहरी क्षेत्र क्या होता है। अब इसके अंदर अपन आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें कि जब अपन इनमें अंतर देखेंगे तो इनको रोक के थोड़ा सा लिख लिया करो। अब देखो इसके अंदर अपन मुख्य चीजें देखेंगे। इसके अंदर देखो अपन कह सकते हैं गांव और नगर। अब इनमें अंतर देखते हैं अपन ना, इनमें क्या अंतर है। अब जैसा कि अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो वहां पर किस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। इधर नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप किए जाते हैं। आपको ये चीज कमेंट करके बतानी है, प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन सी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो शामिल की जाती है, द्वितीयक में कौन सी की जाती है, तृतीयक में कौन सी की जाती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी क्रियाओं को इनमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गांव होते हैं वो जो नगरीय क्षेत्रों को भोजन और
कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो नगरीय क्षेत्रों को भोजन और कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र क्या करते हैं, आर्थिक जो वृद्धि होती है उनके नोडी बिंदु होते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करते हैं, ये सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और इसके अलावा अपन ने देखा कि ये गतिशील नहीं होते। आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि लोग परिवर्तन को फेस नहीं कर पाते, मतलब परिवर्तन को इतना जल्दी परिवर्तन वो नहीं देख पाते, मतलब वो गतिशील नहीं होते हैं। वो एक जगह जो कार्य कर रहे हैं वो उसी के अंदर उसी टाइप से उसी रिवाज से रहना पसंद करते हैं, तो उनमें गतिशीलता कम होती है। इसके अलावा जो सामाजिक घनिष्ठता है उनमें अधिक होती है। गतिशीलता कम होती है और इसके अलावा सामाजिक घनिष्ठता होती है। सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें गतिशीलता कम होती है और इसके अलावा जो सामाजिक संबंध होते हैं इनमें घनिष्ठ होते हैं। इसके अलावा इनका जो जीवन है वो क्या होता है, जो जटिल होता है, जटिल और तीव्र होता है और तीव्र होता है। इसके अलावा जो सामाजिक जो संबंध है, सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, जैसा अपन ने पढ़ा था अभी, सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्य अंतर है जो कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अपने को देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, ये चीज आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है कि किस प्रकार की जो गतिविधियां है वो उसमें की जाती है। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके प्रकार क्या होते हैं। उनके प्रकार से पहले अपन बात करेंगे कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन कारणों की वजह से ग्रामीण बस्तियों का निर्माण होता है और वो जो कारक है वो कौन कौन से कारक हैं। तो ये अंतर आपको पता होने चाहिए और ये अंतर आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब अपन ये जो प्रकार है ये किस आधार पर बांटे गए हैं, तो जो घर होते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि निर्मित जो क्षेत्र है उनके विस्तार में और अंतर्वास की जो दूरी है, इनका जो विस्तार, इनका विस्तार और अंतर्वास की जो दूरी है उसके आधार पर बांटा गया है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि विस्तार और अंतर्वास, ठीक है, इनके बीच में दूरी होती है। अब जैसे मान लो कि आप देखते हो गांव में किस प्रकार से घर बने होते हैं। गांव अगर अपन कह सकते हैं जैसे कहीं कहीं पर जो घर है
वो बिल्कुल पास पास में बने हुए हैं, कहीं कहीं पर दूर दूर बने हुए हैं। तो ये जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनके प्रकार अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको कौन कौन सी दशाएं हैं जो प्रभावित करती है। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये कारक मुख्य इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बस्ती अगर कहीं पर भी बस रही है, कहीं पर भी वो लोग रहना चाहते हैं, तो वहां पर कौन कौन सी चीजें उनके लिए आवश्यक होगी। सबसे पहले कौन सा आता है, भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण में अगर अपन बात करेंगे तो भौतिक लक्षण ही निर्धारित करता है कि कोई बस्ती है वहां पर सघन रहेगी या विरल रहेगी। अब आप देखोगे कि जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र है या समतल है, वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे। इसके अलावा आप देखोगे पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग हैं वो जहां पर उनको स्थान प्राप्त होगा रहने लायक वहीं पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हर जगह रह सकते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानों में अगर अपन देखेंगे तो लोग सघन रूप से मैदानों में बसेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भूभाग की प्रकृति। भूभाग की प्रकृति कि भूभाग कैसा है वहां पर, ठीक है कि वहां पर मैदान है, पर्वत है, पठार है, घाटियां हैं, किस प्रकार का स्थल भूभाग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई ऐसा देखा जाता है कि लोग ना तो ज्यादा ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, ना ही ज्यादा नीचे रहना पसंद करते हैं। वो रहना पसंद करते हैं कि समतल मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, ना तो घाटियों में ना पर्वतों पे, वो ओनली मैदानों की तरफ रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आ जाता है जलवायु। जलवायु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जहां पर अगर लोगों के अनुकूल जलवायु है तो वहां पर लोग सघन रूप से बसेंगे, और लोगों के प्रतिकूल जलवायु है तो वहां पर लोग मतलब विरल रूप से बसेंगे। जहां पर उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है वहीं पर लोग रहेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है जो मुख्य है, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जल की उपलब्धता जहां पर आसानी से होगी वहां पर सघन रूप से लोग बसे रहेंगे, और जहां पर जल की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वहां पर लोग विरल रूप से बसेंगे। जहां पर उनको जल प्राप्त होगा वहीं पर वो रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्य बिंदु है जो आपको बताते हैं कि लोग कहाँ पर सघन रूप से बसेंगे, कहाँ पर विरल रूप से बसेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही होते हैं। इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, इसके अलावा आता है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। सांस्कृतिक और मानव जातीय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें इसमें वो चीजें शामिल की जाती है जो लोग रहना पसंद करते हैं। जहां पर इसमें वो चीजें आती है सांस्कृतिक कारक और मानव जातीय कारक। आप देखते हो कि जो लोग हैं, एक तो सामाजिक संरचना, जहां पर जैसे सामाजिक संरचना होगी इसमें सामाजिक संरचना आ जाती है। ठीक है, कि कहां पर किस प्रकार की सामाजिक संरचना है। लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां पर उनको अपने प्रकार की या फिर जो लोग खुद पसंद करते हैं कि ऐसी सामाजिक संरचना होनी चाहिए, तो उन क्षेत्रों में ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा दूसरी ओर आ जाता है जाति और धर्म। जाति और धर्म, जैसा कि आपको पता ही है, लोग जैसे अपने ही धर्म के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, एक ही धर्म के लोग साथ रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक ही जाति विशेष के लोग होते हैं वो भी अपने एक ही बस्ती में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि इंडिया में तो आपको विशेषतः इन चीज़ों
के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इंडिया में तो सारी चीज़ें इसी के आधार पर चल रही है। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी ये चीज़ें आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा इन चीज़ों में अंतर देखने को आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी ये मुख्य भूमिका में रहते हैं कि जहाँ पर इस प्रकार से लोग रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं लोग। तीसरा क्या है? तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा सुरक्षा संबंधी कारक है ना। सुरक्षा संबंधी कारक, ये कारक क्या बताते हैं अपने को कि कहीं पर अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर अराजकता फैली हुई है, अगर मान लो कि कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां पर नहीं रहेंगे, अगर वहां पर चोरी या डर का माहौल है, डर का अगर माहौल जहां पर आपको मिलेगा वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर चोरी होती है, डकैती होती है, सुरक्षा की दृष्टि से वो जो क्षेत्र है वो असुरक्षित है, लोगों में डर का माहौल है, ठीक है, चोरी डकैती का डर बना रहता है, या फिर अन्य प्रकार की जो घटनाएं हैं उनके साथ होने का डर बना रहता है, तो उन क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपको चीजें मुख्यतः किसी भी बस्ती को अपनी ओर आकर्षित करती है, या लोग जहां पर रहना पसंद करते हैं, तो ये मुख्य कारक है जो लोगों को रहने के लिए प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कारक इंपॉर्टेंट है, एक भी कारक ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से अपन सोच सकते हैं कि ये अगर कारक ना हो तो लोग रह सकते हैं। मुश्किल है, ऐसे तो नहीं है कि नहीं रहते, लेकिन रहते हैं लोग। लेकिन ये मुख्य कारक है जहाँ पर आपको सघन बस्तियां दिखाई देती है और विरल बस्तियां दिखाई देती है। इन्हीं के आधार पर अपन आप पढ़ेंगे कि बस्तियों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की बस्तियां होती है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आपको ये चीजें नोट्स के रूप में भी उपलब्ध हो जाएगी, और ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं। और ये जो सारे नोट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं आपको हैंड रिटन वहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आपको यहाँ पर जो अगर लिखने में मिस्टेक हो गई है या फिर आपसे लिखा नहीं जा रहा है, तो आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट में डालें, उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।